चलो आप चुप रहो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग नगरीय समाजों के अध्ययन के उपागम के संबंध में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र क्या है इस संबंध में बताया था। नगरीय समाजों के उपागम के अंतर्गत प्रत्येक विशिष्ट समाज व उसकी शाखाओं में के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य उपागम, अध्ययन की पद्धति तथा सिद्धांत में परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। क्योंकि नगरीय समाजशास्त्र की वह शाखा है, इसलिए नगरीय समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य व उपागमों का मूल आधार एवं निर्धारक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य एवं उनके उपागम। इस प्रकार समाजशास्त्र मानव समाज का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार विभिन्न उपागमों के द्वारा व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करता है। उसी प्रकार इस विज्ञान की शाखा नगरीय समाजशास्त्र भी नगरीय समाजों का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में विभिन्न उपागमों की सहायता से नगर के समाजों का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित अध्ययन करता है। समाजशास्त्र के प्रमुखतः 5 उपागम हैं। इसमें फर्स्ट है ऐतिहासिक उद्विकासिक उपागम, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, तुलनात्मक उपागम, अंतः सांस्कृतिक या अंतरराष्ट्रीय उपागम तथा अंतः शास्त्रीय उपागम। ग्रामीण समाजशास्त्री उपागम भी ये 5 ही हैं, जिनके द्वारा ग्रामीण समाजशास्त्री ग्रामीण समाजों की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक अव्यवस्था तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। तो नगरीय समाजशास्त्री उपागम की सबसे पहले हम बात करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले आता है ऐतिहासिक उद्विकासीय उपागम। तो ऐतिहासिक उद्विकासीय उपागम के अंतर्गत हम समाजशास्त्रीय गतिशीलता, समाज के विकास तथा परिवर्तन के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। इस उपागम में सामाजिक तथ्यों की प्रामाणिकता एवं सत्य पर जोर दिया जाता है। तो इस उपागम के अंतर्गत हम लोग जैसा कि मैं इसको अगर एक उदाहरण से समझाऊं तो समाज का काल क्रमिक अध्ययन करता है। मतलब समय के अनुसार ये काल क्रमिक अध्ययन करता है। तो भारतीय नगरीय समाजशास्त्र के साहित्य का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि 1951 तक अधिकतर सामाजिक वैज्ञानिकों ने भारतीय नगरों का ऐतिहासिक उद्विकासीय उपागम के द्वारा अध्ययन किया था। तब तक अन्य उपागम बहुत अधिक प्रचलन में नहीं थे। प्रारंभ में भारत के नगरों से संबंधित उनके इतिहास, उद्विकास, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, भूस्वामित्व, बसावट के प्रतिमान तथा रेवेन्यू व्यवस्था आदि का काल क्रमिक वर्णनात्मक अध्ययन करते थे। 1951 से पूर्व के सभी अध्ययन भारत के विभिन्न स्थानों तथा कालों से ऐतिहासिक प्रमाण एकत्रित करते हैं। तो भारतीय ग्रामीण समुदायों की चर्चा 2 प्रकार से की गई है। इसके अंतर्गत आदिम साम्यवाद के इतिहास को ज्ञात करने के लिए एवं भारतीय ग्रामों को लघु गणनात्मक रूप से देखने तथा उनकी विशेषताओं को ज्ञात करने के लिए। तो योगेंद्र सिंह ने लिखा था कि भारतीय ग्रामों में सामूहिक स्वामित्व का अध्ययन वेडेन पाल ने विलेज कम्युनिटी इन इंडिया में करा तथा हेनरी मैनन ने विलेज कम्युनिटीज़ इन ईस्ट एंड वेस्ट में प्रस्तुत। इन्होंने भारतीय कृषक समाजों एवं नगरीय समाजों के संदर्भ में गहन एवं विस्तृत सूचनाएं प्रदान करी थी। तो इन विद्वानों ने भारतीय समुदाय के इतिहास, भूस्वामित्व, अर्थव्यवस्था, ग्रामों के बसावट के प्रतिमान आदि का क्रमबद्ध वर्णन किया। दूसरा है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के अंतर्गत रेडक्लिफ, ब्राउन और मेलानोव्स्की का नाम जाना जाता है।
तो इन विद्वानों ने विश्व के स्तर पर इस उपागम का प्रयोग एवं महत्व जो करा वो 20वीं शताब्दी में बढ़ाया। इस उपागम के द्वारा ऐसे सिद्धांत एवं नियमों की खोज करना है जो ये स्पष्ट करे कि संरचना की एक इकाई तथा अन्य इकाई किसी एक विशिष्ट इकाई को कैसे प्रभावित करती है और प्रभावित भी होती है। तो समाज का अस्तित्व किस प्रकार से बना रहता है। प्रकार्यात्मक पद्धति में इकाई का पूर्ण से पूर्ण इकाई का इकाई से तथा इकाइयों के परस्पर अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भारत के नगरीय समुदाय इनकी विभिन्न संरचनाओं, परिवर्तनशील प्रक्रियाओं जैसे आर्थिक संरचनाओं, शक्ति संरचनाओं, नगरीय नेतृत्व आदि में इस उपागम का प्रयोग किया गया। तीसरी हम बात करते हैं तुलनात्मक उपागम। तो ग्रामीण समाजशास्त्र में तुलनात्मक उपागम का प्रयोग 1918 में गिलबर्ट स्टेलर ने दक्षिण भारत के 12 गांवों का अध्ययन करा। भारतीय ग्रामों के अध्ययन में तुलनात्मक उपागम का प्रयोग ऑस्कर लेविस, योगेश अटल, एस.सी. दुबे, दामेल तथा रामकृष्ण मुखर्जी ने किया। तुलनात्मक उपागम में हम एक ही काल में 2 या अधिक गांवों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। एक ही गांव का 2 या अधिक कालों में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तथा विभिन्न कालों में 2 या अधिक गांवों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत इस उपागम का प्रयोग प्रयोगात्मक पद्धति के विकल्प के रूप में किया गया है। ऑस्कर लेविस ने मेक्सिको के ग्राम तपोजलान की तुलना भारत के रानीखेड़ा से करी थी। तीसरा हम उपागम लेते हैं अंतः सांस्कृतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय उपागम। तो इसके अंतर्गत क्या है, जब कोई 2 वैज्ञानिक या 2 राष्ट्रों का सांस्कृतिक क्षेत्रों के ग्रामीण जीवन का तुलनात्मक अध्ययन करता है और एक सामान्य प्रतिमान को विकसित करता है, तो इस प्रकार के उपागम पर आधारित वैज्ञानिक अध्ययन अंतः सांस्कृतिक उपागम कहलाता है। कुछ विद्वानों ने इस उपागम को तुलनात्मक प्रकार का एक उपागम भी माना है। लेकिन कुछ विद्वानों ने विशिष्ट प्रकार का उपागम माना है। यह 2 विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व का है, जिसमें ग्रामीण समाजों का अध्ययन अपनी शैशव अवस्था में, जैसे कि शूमेकर ने कम्युनिकेशन ऑफ इनोवेशन एक क्रॉस कल्चरल अप्रोच में ब्राज़ील, नाइजीरिया एवं भारत का इस उपागम के द्वारा अध्ययन किया। ऑस्कर लेविस का मेक्सिको के तपोजलान और भारत के ग्राम रानीखेड़ का तुलनात्मक अध्ययन भी इसके अंतर्गत प्रस्तुत है। और नेक्स्ट है हमारा अंतःशास्त्रीय उपागम। तो यह उपागम वह है जिसमें किसी घटना का, समस्या का अध्ययन अनेक वैज्ञानिकों के विशेषज्ञों द्वारा अपने अपने विज्ञानों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई समस्या आ गई तो उसे फिर अलग अलग समाजों के यानी अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो वैज्ञानिक हैं वो अपने अपने स्तर पर उसका विश्लेषण करते हैं और अंत में सभी वैज्ञानिक मिलकर घटना से संबंधित सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा कि श्यामचरण दुबे ने सामुदायिक विकास योजना जो कि 1952 में सरकार के द्वारा चलाई गई थी, उसके अध्ययन के या उसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक विशेष विद्वानों का संगठन किया और उनका अंतःशास्त्रीय उपागम के प्रभावों का द्वारा इनका मूल्यांकन किया गया और ये इनकी इंडियाज़ चेंजिंग विलेज में प्रकाशित है। तो इस प्रकार से इसीलिए ग्रामीण समाजशास्त्र में अधिकतर अध्ययनों में अंतःशास्त्रीय उपागमों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि
गांव में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा उसकी पारिस्थितिकी सभी पक्षों को लिया जाता है। तो किसी समस्या या किसी योजना का किसी पक्ष पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये उपागम थे। धन्यवाद।